तो फ्रेंड्स आज हम शुरू करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे कोई भी पीजीडी का एग्जाम दे, टीजीडी का एग्जाम दे, पीजीडी फिजिक्स में और टीजीडी साइंस में ये टॉपिक आना ही आना है। उससे पहले एक एग्जाम में क्वेश्चन आया ह्यूमन आई का, और प्रिज्म वाला क्वेश्चन तो ज़्यादा मतलब तरीके से तो नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है। उसमें कलर एंड द वेवलेंथ का क्वेश्चन आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब अगर एक भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, और खास करके अगर ये टॉपिक इंक्लूड है, ह्यूमन आई इसने लिख दिया मानव नेत्र, और सिलेबस में लिखा हुआ है कि इसके डिफेक्ट जो भी हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देंगे। तो ये ज़रूरी है कि उस पॉइंट को हम अपना क्लियर कर लें। क्वेश्चन दे या ना दे, वो तो एग्ज़ामिनर के ऊपर डिपेंड है, बट अगर उसने सिलेबस में दिया है, तो सिलेबस की हर एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। चलिए, देखो ह्यूमन आई की बात करते हैं। ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, वो इतना टिपिकल नहीं है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। 6-7 उसके पार्ट हैं। वो बहुत ही ईज़ी है याद करने, वो हम याद कर लेंगे, नोट्स में करा चुका हूँ। अब बात करेंगे, देखो सबसे पहली चीज़ आती है, 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो फार पॉइंट ऑफ आई, वो होता है इन्फिनिटी, यानी कि सबसे दूर का बिंदु। और नियर पॉइंट ऑफ आई, ये होता है 25 सेंटीमीटर। यानी आँख कम से कम 25 सेंटीमीटर और अधिकतम इन्फिनिटी तक बिल्कुल क्लियर देख सकती है, बिल्कुल क्लियर देख सकती है। अब इसी से रिलेटेड हमारे 2 डिफेक्ट बनते हैं, और उन डिफेक्ट में क्या होता है, कैसे-कैसे वो चीज़ें हैं, और उनमें क्या-क्या दिक्कत है, कब कोई डिफेक्ट होता है, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको थोड़ा-सा डिफाइन कर देता हूँ। 1 मिनट लगेगी बस, इसमें ना पेज मैंने कम लिया। ओके, तो सबसे पहले देखो डिस्कस करेंगे मायोपिया। मायोपिया जिसे हम नियर साइटनेस भी कहते हैं। नियर साइटनेस मतलब कि निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको ये लगेगा कि जो वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ये डिफेक्ट उससे उल्टे हैं, और ऐसा है भी, वर्ड्स के अकॉर्डिंग जो डिफेक्ट है वो नहीं है। सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया को कहा जाता है नियर साइटनेस, नियर साइटेडनेस। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। और इस डिफेक्ट में जो निकट की स्थिति है, वो तो क्लियर होती है, और जो दूर की है, वो स्पष्ट नहीं होती, साफ दिखाई नहीं देती। सो कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ओके, पास की चीजें साफ, और जो दूर की वस्तुएं हैं, वो अस्पष्ट या फिर साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, शॉर्ट में पता लग गया, क्लियर है। ओके, अब इसको मैं समझाता हूँ डायग्रामेटिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, हमें पता है किसी भी नॉर्मल आई का पास का बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर है, लेकिन जो दूर का बिंदु है वो इन्फिनिटी है, यानी इन्फिनिटी तक की जो चीजें हैं बहुत दूर भी, वो हमें साफ दिखाई देनी चाहिए। ओके, साफ दिखाई देनी चाहिए, छोटी दिखनी चाहिए लेकिन साफ दिखाई देनी चाहिए। ये तो होता क्या है मायोपिया में, जो हमारी दूर की वस्तु है, वो धुंधली होती चली जाती है। इसका मतलब जो हमारा फार पॉइंट है, फार पॉइंट ऑफ द आई, वो घट जाता है, घट जाता है या फिर कम हो जाता है। फार पॉइंट इन्फिनिटी से घट के कम हो जाता है, यानी एक दूरी पर आकर रुक जाता है कि भाई उतनी दूर की चीज़ें साफ दिख रही हैं, उससे ज़्यादा चीज़ें साफ नहीं दिखती। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, वही आपके जो न्यूमेरिकल्स आएँगे, उनकी करने की आपको एबिलिटी देगा। तो हमें याद ये रखना है दैट फार पॉइंट्स डिक्रीज़ेज़ फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ न्यू पॉइंट। जो फार पॉइंट है, दूर बिंदु है, दूर बिंदु कितना होता है? इन्फिनिटी, अनंत, अनंत से घट जाता है या कम हो जाता है, पास में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है? अब फार पॉइंट जो है वो घट गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूर की चीज़ें थी वो नहीं देख सकते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक की चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि ओ डैश है, यहाँ तक की देख सकते हैं, अब ओ डैश या फिर इन्फिनिटी वाली चीज़ें हम नहीं देख सकते, यानी उससे पीछे, जस्ट पीछे भी हम नहीं देख सकते साफ। ओके, क्लियर हुआ? ये है डिफेक्ट।
ये है डिफेक्ट। अब इसका करेक्शन क्या होता है? देखो करेक्शन तो आपने पढ़ा होगा कि इसका जो करेक्शन होता है वो क्या होता है कि कॉनकेव लेंस यूज़ करके ठीक हो जाता है। कॉनकेव लेंस का यूज़ करके ठीक हो जाता है। लेकिन होता कैसा है, होता कैसी है, वो कंडीशंस कैसे होती है वो समझते हैं। देखो ये कॉनकेव लेंस है, करेक्शन है, करेक्शन ऑफ मायोपिक आई। इसमें क्या हो रहा है, जो इन्फिनिटी से आने वाली रेज़ हैं, हमें पता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में जो कॉनकेव लेंस है, वो क्या करेगा, इनको थोड़ा-सा डाइवर्ज करेगा बाहर की ओर। अभी जो रेटिना पे नहीं बन रहा था, रेटिना से पहले बन रहा था। इमेज जो है रेटिना से पहले बन रही थी। तो ये क्या करता है, थोड़ा-सा उन्हें डाइवर्ज करके जो इमेज है वो रेटिना पे बनाता है। ठीक है? इंटरनल कंडीशन तो ये है। अंदर की कंडीशन क्या है कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रही थी, फिर कॉनकेव यूज़ करा, कॉनकेव ने थोड़ी-सी और ऊँची कर दी तो वो जाके सीधे रेटिना पर बन गई। ये इसका कांसेप्ट है। लेकिन एक्चुअली बाहर क्या हो रहा है वो समझो। बाहर अगर आप ह्यूमन आई के इनसाइड की बात करेंगे, तो कंडीशन ही कुछ और है। वहाँ से तो आपका न्यूमेरिकल निकल ही नहीं सकता। हमें क्या पता है किसी का रेटिना में कितनी अंदर बन रहा था, कितनी पहले बन रहा था, नहीं पता ना। हमें पता है सिर्फ़ बाहर की चीज़। तो बाहर की चीज़ पे समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। वहीं से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। कॉनकेव लेंस तो यूज़ करें। नंबर 1 अगर आपको न्यूमेरिकल का कांसेप्ट जानना है, नंबर 1 सबसे पहली बात है, इस केस में जनरली क्या होता है कि जो लेंथ दी जाती है, उसी पर इमेज बनानी होती है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। इन्फिनिटी से घटकर इन्फिनिटी से घटकर किसी एक कम दूरी के बिंदु पर फार पॉइंट आ जाता है, आ जाता है। तो हमें क्या करना है इसमें, जो इमेज है, इमेज ऑफ इन्फिनिटी और वेरी फार ऑब्जेक्ट्स शुड बी मेड एट द फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन, न्यू फार पॉइंट ऑफ क्लियर विजन। तो शॉर्टकट क्या है इसका, ये है कि इस केस में जनरली जो लेंथ दी जाती है, हमें उस पे इमेज बनानी है, क्योंकि दूर की चीज़ें वो घट देख नहीं सकता। तो हम क्या कर रहे हैं, जो दूर की चीज़ें हैं, उनकी इमेज जितनी दूर वो देख सकता है, वहाँ पे हम बना देंगे। तो इसके केस में जो लेंथ दी जाती है, अर्थात ये कहा जाता है कि फार पॉइंट घट गया, अर्थात फार पॉइंट जो दिया जाता है, उसी पर इमेज बनानी होती है। समझ में आई बात या नहीं? भाई इन्फिनिटी वाला तो दिख नहीं रहा, ये तो हम देख नहीं पा रहे। तो हमने क्या करा, इन्फिनिटी की जो इमेज है, वो उठा के किस पे बना दी, ओ पे बना दी, जहाँ तक हम देख सकते हैं। इन्फिनिटी वाली दूर वाली चीज़ों को पास कर दिया। इसलिए जो जनरली स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस वाले, तो उनको पता होगा कि हमें क्या दिखता है, दूर की बहुत चीज़ें ना थोड़ी-सी पास दिखाई देती हैं। जो हम दूर की चीज़ें देखते हैं ना, अगर हम बिना स्पेक्टिकल्स के देखें तो ऐसा लगेगा बहुत दूर है, और जब हम स्पेक्टिकल्स के साथ देखते हैं, कॉनकेव लेंस वाले, तो हमें क्या लगता है कि वो बिल्कुल पास ही है कोई ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में जो लगाते हैं उन्हें थोड़ा-सा डेप्थ का भी एहसास होता है कि ये चीज़ तो दूर थी, इतनी पास सी कैसे है, इस तरह से। समझ गए? ओके। तो अब सुनो, हमारे पास फोकल लेंथ निकालने का एक ही फ़ॉर्मूला है, 1/f = 1/v - 1/u। यही तो फ़ॉर्मूला है, हाँ या ना? सब बताओ। बिल्कुल एक ही फ़ॉर्मूला है। लेंस के लिए यही है माइनस वाला, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें u कितना है? u कितना होता है? इसके केस में u हमेशा इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। क्योंकि मायोपिया में एक आँख की देखने की क्षमता अनंत होनी चाहिए। क्षमता जो है अनंत होनी चाहिए, और वो घट गई है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इन्फिनिटी तक ही है ना, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर हो सकता है। किसी का अगर डिफेक्ट सही कर रहे हैं, तो वो ये थोड़ी कहेगा, भैया मुझे ना 50 मीटर की दूर नहीं दिखती, बस इतना कर दो कि 50 मीटर की दूर देख लो, 100 मीटर से कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ठीक करनी है तो इन्फिनिटी तक की लेके चलेंगे, है ना? तो यू हमेशा क्या रहता है, इन्फिनिटी। और वी कितना रहेगा? वी रहेगा जितनी दूर वो साफ देख सकता है। मायोपिक आई के साथ जितनी दूर तक वो साफ देख सकता है। इट मीन्स ये होगा फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। जनरली जो चीज़ हमें दी जाती है। एक मायोपिक आई का फार पॉइंट इन्फिनिटी से घटकर 80 मीटर तक हो गया। इन्फिनिटी से घटकर 80 मीटर, 80 सेंटीमीटर इतना हो गया।
ठीक है? तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ बताओ। तो ईज़िली निकाल सकते हैं कि नहीं? तो मायोपिक आई के न्यूमेरिकल को करने का ये कांसेप्ट है, समझ गए? अब इस कांसेप्ट को और शॉर्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी सारी चीज़ें लेके बैठ गए, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही क्वेश्चन में रह जाएँगे। हमें निकालना है आँखों में देख के, ठीक है? बस देखा एक बार और आंसर निकल गया, जो भी उन्होंने दिया। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1 अपॉन f इज़ इक्वल 1 अपॉन माइनस v माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी? यही तो लिखूँगा भई, यू तो हमेशा इन्फिनिटी लेना है। किसी की भी मायोपिक आई का विज़न हमें इन्फिनिटी के लिए करेक्ट करना है, तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी तक लेंगे, ठीक है? तो 1 अपॉन f बराबर सिर्फ़ क्या रह गया? माइनस 1 अपॉन v रह गया कि नहीं रह गया? अब आप कहोगे सर माइनस क्यों लिया? आपने माइनस क्यों लिया? इन्फिनिटी में माइनस क्यों लिया? देखो, यू पे आप यहाँ माइनस लो ना लो, इन्फिनिटी के साथ माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन v के साथ मुझे माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं छोड़ता। मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी जब लेंस डायग्राम सिखाया था, साइन कन्वेंशन के साथ ही करना है। तो अगर पिछले वाले पेज पे मैं आपको दिखाऊँ और साइन कन्वेंशन स्टार्ट करूँ, तो मेरा u भी यहाँ है और v भी यहीं है। समझ रहे हो? वर्चुअल इमेज बनती है कि नहीं बनती? तो u और v दोनों एक ही साइड तो हैं। अब जब दोनों एक साइड है तो दोनों नेगेटिव। सो ये आपका कभी गलत नहीं हुआ। और जब f निकल जाएगा तो p बराबर होता है 1 अपॉन f, अगर मीटर में है, और अगर आपने निकाली सेंटीमीटर में तो p बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 100 अपॉन f। p बराबर हो जाएगा 100 अपॉन f सेंटीमीटर में, ठीक है? अब एक और चीज़, हमें पता लग गया v जो भी देंगे, वो कोई भी लेंथ देंगे, तो ये नेगेटिव रखनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है f भी नेगेटिव आएगा। जब f नेगेटिव आएगा तो p भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से जो p आती है, पावर आती है, पावर ऑफ लेंस, वो नेगेटिव आती है। तो जब भी हम कॉनकेव लेंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पावर नेगेटिव आती है। पॉइंट इज़ क्लियर? तो कभी भी अगर पावर नेगेटिव में दे रखी है, तो समझ जाओ वो कॉनकेव लेंस की है। इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको बताई, आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है तो बताओ? कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो बताओ? क्योंकि अगर समझ में यही नहीं आया ना कि हो क्या रहा है, तो फिर क्वेश्चन नहीं होने वाले। मैंने बिल्कुल हिंदी में लिखे हैं, जैसे मैं नोट्स लिखता हूँ जनरली आपको समझाने के लिए, आज मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे, कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश, हिंदी यूज़ नहीं करी। मैंने सिर्फ़ आपको ये समझाया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और हमें करना क्या है। ताकि वो क्वेश्चन में ना कुछ अलग तरीके से, तो भी आप उसमें से चीज़ें निकाल पाओ। मैं सिर्फ़ इतना बता रहा हूँ, जो सही आँख होती है, बिल्कुल डिफेक्ट फ्री आइज़ है, उसकी देखने की क्षमता फार पॉइंट इन्फिनिटी तक होता है। अब मायोपिक के कारण उसका फार पॉइंट घट के एक पर्टिकुलर लेंथ पर शिफ्ट हो गया। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है। इमेज कहाँ बनानी? जहाँ तक वो सही देख सकता है। ये फंडा है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। रेटिना के अंदर नहीं आप कर सकते, आइज़ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपने सिर्फ़ बाहर की साइड में चीज़ें की हैं। समझ गए? क्लियर हुआ? बस वो चीज़ साफ दिख जाएगी। ओके? आ गया समझ में? अच्छे से? तो इस केस में हमारे पास जो फ़ॉर्मूला आता है, आपने लिखा हो तो बहुत बड़ा-बड़ा फ़ॉर्मूला दिख रहा होगा। मायोपिक के लिए आप ये वाला फ़ॉर्मूला शॉर्टकटली यूज़ कर सकते हैं मायोपिया के लिए। ठीक है? मायोपिया के लिए फोकल लेंथ ये, पावर ये, और फिर अगर सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन एफ से आप निकाल सकते हैं, पावर आएगी नेगेटिव ऑफ कॉनकेव लेंस। बस इतना सा है। तो अगर कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पूछ ली जाए या पावर पूछ लिया है, तो आप एकदम बता सकते हैं, जहाँ भी उसने पार फार पॉइंट शिफ्ट करा, वो ये। ओके? बढ़िया लगा? अब बात करते हैं दूसरे इफेक्ट की, व्हिच इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इससे हम कहते हैं फार साइटेडनेस और दूर दृष्टि दोष। ओके जी, ये है। अब फार साइटनेस या दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें जो दूर की वस्तुएँ हैं, वो तो दिखती हैं साफ, और जो निकट की वस्तुएँ हैं, वो साफ दिखाई नहीं देती। ओके? इट मीन्स a person can see far objects clearly but cannot see nearby objects clearly. ओके? तो इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति दूर की चीज़ें साफ देख सकता है, पास की चीज़ें साफ नहीं देख सकता। दूर की चीज़ें साफ देख सकता है, पास की चीज़ें साफ नहीं देख सकता। इसका मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में जनरली क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कोई चीज़ जो पास है उसे नहीं देख पाते, थोड़ा-सा दूर करके पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि थोड़ा दूर कर दो,
पढ़ लूँगा, बहुत पास से नहीं देख पाते। तो एक्चुअल में क्या होता है, आई बॉल छोटा होने के कारण ये डिफेक्ट होता है। अगर हम आइज़ के कम उसमें बात करें, तो डिफेक्ट कैसे होता है कि जो आई बॉल है, वो छोटा हो गया, कॉन्केव लेंस पतला हो गया, दैट इज़ फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो गई। लेकिन अब आओ बाहर की साइड से, हमें नहीं पता है इसके अंदर क्या हो रहा, हमें तो अपने लेंस सिस्टम के थ्रू देखना है। तो लेंस सिस्टम के थ्रू हम ये कहते हैं कि मान लो जो नियर पॉइंट था वो 25 सेंटीमीटर था। कितना था? 25 सेंटीमीटर। समझ गए? 25 सेंटीमीटर, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी जितनी दूर तक वो बिल्कुल साफ देख सकता है। अब क्या हो रहा है, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका जो नियर पॉइंट होता है ये, ठीक है? ये बढ़ जाता है, यानी अब वो हो गया 25 या 75 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से बढ़कर 75 सेंटीमीटर पे हो गया। यानी अब कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ जो उसे देखनी है, बुक भी पढ़नी है, वो 25 सेंटीमीटर पे साफ नहीं दिखाई देने की उसे, 75 सेंटीमीटर पे साफ दिखाई देगी या फिर थोड़ा-सा दूर करने पर साफ दिखाई देगी। समझ गए? कांसेप्ट समझ में आया? अब मुझे बताओ कि इसके लिए आप यू क्या रखोगे और वी क्या रखोगे? दिस इज़ योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी अंडरस्टैंड। इसमें बताओ वी आप क्या रखोगे और यू क्या रखोगे? इतने में थ्योरी लिखता हूँ, इतने आप सोचो क्या लिखोगे? न्यूमेरिकल कांसेप्ट, हेडिंग डाल देता हूँ। यू कितना लेंगे? नेगेटिव तो लेना ही है। देखो, लैंड सिस्टम में साइन कन्वेंशन अगर देखते हो, तो इसमें इमेज भी हमें इधर लेफ्ट साइड में बनानी है, ऑब्जेक्ट भी हमारे लेफ्ट साइड में है, आइस को मैंने राइट साइड पे दिखाया, तो यू और वी दोनों ही नेगेटिव आएँगे। यू कितना आएगा? पिछले वाले केस में हमने इन्फिनिटी रखा था, यू, तो क्या इस केस में यू अगर एग्ज़ाम्पल हो 75 होगा या 25 या फिर वी 25 और 75? इज़ माय वॉइस क्लियर? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस तो आ रही है जी। अब देखो दोबारा से समझेंगे इसे। मैंने आपको सारी चीज़ बता दी। मैंने कहा कोई एक व्यक्ति जिसकी आई में हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है, फार साइटनेस है,
तो फार साइडनेस वाले केस में क्या होता है कि जो उसका नियर पॉइंट है वो बढ़ जाता है, नियर पॉइंट बढ़ जाता है। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर तक जो पास का बिल्कुल साफ बिंदु होता है, अब उसे वो ऑब्जेक्ट कहीं भी वहाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर थोड़ा-सा दूर रखते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब सॉरी, जो नियर पॉइंट है वो बढ़ गया, नियर पॉइंट है वो बढ़ गया। मैंने आपसे ये पूछा था जैसे पिछले वाले केस में एफ निकालने के लिए वी और यू हमने फिक्स कर दिया था इन्फिनिटी। क्या यहाँ यू या वी दोनों में से किसी एक चीज़ को फिक्स किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उसकी फिक्स वैल्यू 25 वो किसके लिए आएगी? यू के लिए या वी के लिए? अब इसे समझते हैं, समझो ध्यान से। हमने कहा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? कोई भी एक हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका नियर पॉइंट पहले 25 सेंटीमीटर था। अब जो न्यू नियर पॉइंट है, मान लीजिए वो 75 सेंटीमीटर हो गया। अब इसे एन डैश मान लो। तो कुल मिला के जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जो ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर है, मुझे उसकी इमेज यहाँ पर बनानी पड़ेगी। समझ गए? मैं आइस के इंटरनली छोटा-बड़ा नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ़ लेंस के साथ ये खेल कर सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो पास रखा है, लेकिन मैं पास देख नहीं सकता, आइस पास देख नहीं सकती, तो वो दूर का देख सकती है। तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट की इमेज दूर बना दो, जहाँ पे उसको सही दिख रहा है वहाँ तक बना दो। दैट्स इट, बस ये खेल है इसमें। तो ये इस केस में u बराबर -25 और v बराबर -75। दिस इज़ करेक्ट आंसर गिवन बाय विभूति जी। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया? अच्छा लगा ना? अब बताओ ये डिफेक्ट दिक्कत करते हैं क्या? और पता है क्या होता है? बहुत सारी गलती करके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें गलती करके आते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने यहाँ खत्म कर दी, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन भूल जाओ यहाँ पे, क्योंकि हम जनरली लेफ्ट साइड मान के चलेंगे, लेफ्ट साइड मान के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसी से कॉनकेव लेंस जो आता है वो नेगेटिव आती है, ठीक है? इसलिए सारी चीज़ें नेगेटिव रखी जाएँगी दोनों केसेस में। u एंड v विल बी नेगेटिव इन बोथ ऑफ द केसेस इफ द वैल्यू इज़ गिवन, अगर वैल्यू दी गई है। ठीक है, एक चीज़ क्लियर हुई सबको? ओके, एक चीज़ क्लियर है? u will be negative, v will be negative। ऑल बोथ केस नहीं, ऑल नहीं लगाना फिर, बोथ केस, ठीक है? बोथ केसेस इफ वैल्यू गिवन, इफ वैल्यू गिवन, अगर दोनों केस में कोई भी वैल्यू दी गई है, तो हमें नेगेटिव साइन रखना है। बट अगर f गिवन है, अगर f गिवन है, तो यहाँ से 2 केस हो जाएँगे। अगर f गिवन है, कॉनकेव लेंस वाला है, दैट इज़ मायोपिक डिफेक्ट है, तब आपको f नेगेटिव रखनी है। और अगर कॉन्वेक्स लेंस वाला है, यानी कि हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है, तो आपको f पॉजिटिव रखनी है। क्लियर हो गया? ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आपने सोचा कि u और v नेगेटिव रख रहे थे, f भी नेगेटिव रख लो दोनों केस में, तो गलत हो जाएगा। नहीं होगा सही, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अच्छा लगा? अब एक और डिफेक्ट आता है, सिंपल सा, वो है प्रेसबायोपिया। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है? कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट एज़ वेल एज़ फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ना तो वो पास की चीज़ें साफ देख सकता है और ना ही दूर की। जनरली ओल्ड एज डिफेक्ट, ये जनरली कब होता है? जब ओल्ड एज हो जाती है। अब इस केस में सुनो ध्यान से, जब वो पास की चीज़ें भी नहीं साफ देख पा रहा और दूर की एज़ वेल एज़ फार ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ना तो वो पास की चीज़ें साफ देख पा रहा, ना ही दूर की चीज़ें साफ देख पा रहा। तो इसका मतलब है कि नियर पॉइंट तो बढ़ गया और फार पॉइंट घट गया, फार पॉइंट घट गया। अब हमें क्या करना है? हमें इमेज क्या बनानी है? हमें फार पॉइंट की इमेज न्यू वाले नियर पॉइंट पर बनानी है। समझ गए? बस, अब इस केस में प्रेसबायोपिया के केस में समझ लो वो तुम्हें दोनों चीज़ देगा। वो कहेगा एक ऑब्जेक्ट मतलब एक सॉरी एक पर्सन है जिसकी प्रेसबायोपिक जो आई है, उसमें नियर पॉइंट इतना है, फार पॉइंट इतना है। क्लियर विज़न के लिए बायफोकल लेंस जो यूज़ करना है वो कैसा होगा? उसकी पावर कितनी आएगी? बायफोकल में आप केवल एक ही लेंस की निकालोगे। हाँ, ये भी ध्यान देना, निकलेगी एक ही लेंस की। चाहे आप कॉनकेव से शुरू करो, चाहे कॉन्वेक्स से शुरू करो, लेंस वो अपने आप बताएगा कौन-सा यूज़ होगा। लेकिन जनरली इस केस में क्या होता है, बायफोकल लेंस यूज़ होता है। आपने देखा भी होगा, जैसे ये बड़े वाला होता है ना, ये वाला, तो उसमें यहाँ पे कट होता है थोड़ा-सा।
है ना? इस तरह से कट होता है, तो वो होता है बायफोकल, तो वो यूज़ होता है खैर, समझ गए? क्लियर हुआ? बढ़िया लगा? तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, ये इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट हैं, इसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और चलो फिर टेस्ट लेते हैं आपका, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Myopia is a defect of vision where a person cannot see distant object clearly. What is the common name for this condition? जल्दी से बता दो। मायोपिया का दूसरा नाम, दूरदर्शिता, प्रेसबायोपिया, दृष्टि वैषम्य और निकट दृष्टिता, निकटदर्शिता। Okay, D is the correct answer. Myopia is called the nearsightedness and the hypermetropia is called farsightedness. चलिए, first answer है D, which is correct for both. Now, question number 2. A myopic person has a far point 80 centimeter from the eye. What is the power of lens required to correct this defect? अच्छा क्वेश्चन है, बस यही आएगा। एक मायोपिक पर्सन का जो फर पॉइंट है 80 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक तो अगला अब दे ही नहीं सकता। वो केवल 80 सेंटीमीटर तक देख सकता है। समझ गए? बस अब आपको क्या बताना है? लेंस की पावर बतानी है। तो सिंपल सा 1/f बराबर क्या होता है? मैंने बताया था -1/v, दैट इज़ 1/f बराबर -1/80। चाहे तो इसे ये भी सोच लो कि v माइनस का रखना है, इसलिए आया ये माइनस, और u रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो f बराबर कितना आ गया? -80। तो p बराबर बता दो जल्दी से कितना, और ये सेंटीमीटर में है, तो p बराबर क्या होता है? 100/f। अगर f सेंटीमीटर में है, दैट विल बी 100/80, वही माइनस के। तो p बराबर जल्दी से बताओ कितना आ रहा है? एंड व्हिच इज़ द करेक्ट आंसर? b इज़ द करेक्ट आंसर, येस, -1.25d। अब माइनस आया, कॉनकेव लेंस है, हमें पता है मायोपिक में कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। A hypermetropic person has a near point at 75 centimeter from the eye. What is the power of lens required to enable him to read comfortably at 25 सेंटीमीटर? देखो क्वेश्चन है ना बढ़िया। उसने कहा एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है, यानी उसकी आई पे कौन सा डिफेक्ट है? हाइपरमेट्रोपिक डिफेक्ट है, जिसका नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर हो गया है। अब कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर पे है, उसे सही पढ़ने के लिए कितने पावर का लेंस रिक्वायर्ड होगा? समझ गए? तो 1/f इज़ इक्वल 1/v माइनस 1/u से। अब u कितना है और v कितना है? u इज़ -25 सेंटीमीटर एंड v इज़ -75 सेंटीमीटर। समझ गए ना? भाई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 25 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ बनानी है? 75 पे, जहाँ वो सही देख रहा है। बस, जल्दी से मुझे बता दो क्या आ रहा है f? पहले f बताना और f के बाद बताना d। हुँ। चलो f तो मैंने निकाल दी। f बराबर कितना आ गया? 75 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर में। p बता दो आप। ओके, f तो ठीक है, 37.5 सही है बिल्कुल। p निकालो। देखो जनरली जब हमें आगे भी करना होता है ना, तो ये जो फ्रैक्शन में आता है तो इसे फ्रैक्शन में रखो, ज़्यादा बढ़िया है। डेसिमल बाद में कर लो, जब हमारा पूरा सॉल्व हो जाए। अगर डेसिमल में आंसर दिया है तो बाद में कर लो, क्योंकि अभी तो हमें p भी निकालना है। तो p विल बी 100/f, क्योंकि f टाइम है सेंटीमीटर में। तो p इज़ इक्वल 100/75 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 चला गया ऊपर। तो p इज़ इक्वल कितना रह गया? 100/75, दैट विल बी 4/3 मल्टीप्लाई 2, दैट इज़ 8/3। p इज़ इक्वल आ गया 2.67d। अब ये किसका है? पॉज़िटिव का।
सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? क्लियर हुआ? अच्छा लगा? समझ गए? तो केवल 2 कांसेप्ट मैंने आपको बताया और 2 कांसेप्ट में अगर इनमें से कोई एक क्वेश्चन आता है, आई गारंटीड कि गलत नहीं करके आओगे। अगर आपको ये पता लग गया कि डिफेक्ट से रिलेटेड है, तो गलती बिल्कुल मत करके आना। मायोपिक में तो एक बहुत ही शॉर्टकट फार्मूला मैंने बता दिया और हाइपरमेट्रोपिक में बस आपको मैंने बता दिया क्या करना है। यू हमेशा 25 रखना है जनरली और जो हम वी रखेंगे वो जितना भी वो देंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट वो रखना है बस। चलो अब ये वाला करके दिखाओ। द फार पॉइंट ऑफ अ पर्सन विद मायोपिक इज 1.5 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ स्पेक्टिकल लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूर बिंदु 1.5 मीटर है। इस दोष को ठीक करने के लिए आवश्यक चश्मे के लेंस की स्थिति क्या है? पी बताना है। सी। ओके। और कोई एक आंसर है सी, बड़ी जल्दी निकाला। और सी क्यों होगा वैसे? ये फोर्थ वाले के लिए है या सिर्फ थर्ड वाले के लिए? सी अगर होगा तो पॉजिटिव तो नहीं हो सकता मायोपिक में। तो जल्दी से बताओ क्या है? डी। ओके। चलो फिर क्लैप फॉर यू, दोनों गलत हैं। देखो 1/f बराबर होता है -1/v। यहाँ जो मायोपिक आई का फार पॉइंट दिया है वो v दिया हुआ है। दैट विल बी v इज इक्वल 1.5 मीटर। नेगेटिव क्योंकि मैंने फॉर्मूले में रखा हुआ है तो यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। 1/f विल बी 1/1.5, है ना? तो f बराबर कितना आ गया? माइनस के 1.5। इट इज f नॉट p। हमें पावर बतानी है। p होता है 1/f जब f मीटर में हो। तो p इज इक्वल हो गया 1/-1.5। और अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1.5 आंसर नहीं आएगा। दिस विल बी -0.67 डी। दैट इज p इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? इतनी भी जल्दी नहीं करना है कि पावर की जगह आप फोकल लेंथ बता दें। ओके? अब गलती इसलिए हुई क्योंकि क्वेश्चन मैंने खुद बना रखे हैं। इनमें यही तो कन्फ्यूजन है, जिसने जल्दी किया और लटक जाएगा। चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट्स अप टू 100 सेंटीमीटर क्लियरली। एक पर्सन दूर की चीजें 100 मीटर तक क्लियर देख सकता है। बियॉन्ड दिस विजन बिकम्स बिग ब्लड। इसके दूर जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, धुंधला हो जाता है। व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज नेटेड? ये किस टाइप का डिफेक्ट है, कौन सा लेंस हमें चाहिए? अरे ए। ए नहीं होगा। अरे वो ध्यान दो, उसने कहा 100 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकता है। बियॉन्ड दिस विजन बिकम्स ब्लर, उसके दूर विजन ब्लर्ड हो रहा है। उसके दूर विजन जो है वो ब्लर्ड हो रहा है, लेकिन उससे दूर हो रहा है। तो यानी वो और दूर दिखना चाहता है, वो दिख नहीं रहा। तो कौन सा हुआ? नियर साइटनेस हुआ कि नहीं हुआ? फार साइटनेस नहीं, नियर साइटनेस। जब दूर की चीजें साफ दिखाई ना दे, नियर साइटनेस होता है। पास की चीजें साफ, दूर की चीजें साफ ना दिखाई दें, उसे हम नियर साइटनेस कहते हैं। दैट इज बी, मायोपिया है ये। ओके? तो ये गलती मत करके आना बिल्कुल भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। A person suffering from presbyopia has a near point of 50 centimeter. What power of lens is required to read a book placed at 25 centimeter from the eyes? ये कह रहे हैं एक प्रेसबायोपिया वाली आई का नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक को पढ़ने के लिए पावर ऑफ लेंस बताओ। ये तो निकाल दोगे, इजी है।
हुआ आंसर? आ गया? आंसर आया इसका? प्रेस बायोपिया में मैंने क्या बताया था कि 1/f इज़ इक्वल 1/v माइनस 1/u रख के आप इज़िली कर सकते हो और 1/f कहाँ तक देख सकता है? 50 सेंटीमीटर कहाँ की देखनी है? 25 u बराबर -25 v बराबर -50 ओके? सो -50 माइनस 1/-25 1/f इज़ इक्वल 50 एलसीएम -1 प्लस 2 f फिर भी कितना हो गया? 50 हो गया, वो भी प्लस के 50 सेंटीमीटर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, ओके। p बराबर क्या होता है? 100/f अगर सेंटीमीटर में दिया है, तो p इज़ इक्वल कितना हो गया? 100/50 दैट विल बी 2 डायोप्टर प्लस के। ओके, वेरी गुड, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? बस फ्रेंड्स यही क्वेश्चन्स आते हैं विज़न डिफेक्ट ऑफ विज़न में, ठीक है? और मैंने बता दिया इनको आपको सॉल्व कैसे करना है। इससे ज़्यादा कोई अलग तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, बस अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा ध्यान देना है और बस हो जाएँगे। कोई इतनी बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझ गए? क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ओह हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 को कराने से पहले आपको बता दूँ, अब जो क्वेश्चन कराऊँगा सर यू एंड वी, कुछ पूछना है इसके बारे में, यू एंड वी के बारे में? यू एंड वी कैसे लिया? इस वाले क्वेश्चन में? देखो, उसने लिखा है प्रेस बायोपिया, मैंने समझाया था ना प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि नियर पॉइंट भी बढ़ जाता है, नियर पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है और फार पॉइंट घट जाता है। प्रेस बायोपिया में एक आइस के बीच दोनों डिफेक्ट होते हैं, दोनों डिफेक्ट होते हैं। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है कि ये आधे-आधे करके पूछता है। कभी तो पूछता है कि नियर पॉइंट के अकॉर्डिंग, कभी पूछता है फार पॉइंट के अकॉर्डिंग। मैंने बताया ना इसमें जो स्पेक्टिकल्स यूज़ होते हैं उसका जो लेंस होता है वो बाइकॉन्केव होता है। बाइकॉन्केव मतलब बाइफोकल, एक कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स दोनों का कट बीच में, है ना? इस तरह से होता है। तो यू एंड वी लेने का कांसेप्ट ये है कि सुनो, यू का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट और वी का मतलब क्या है? इमेज। बस इस चीज़ को ध्यान रखो। एक व्यक्ति ऑब्जेक्ट तो रखा है 25 सेंटीमीटर पे, उसको उसे पढ़ना है, लेकिन उसका विज़न है 50 सेंटीमीटर पे सही। तो हमें क्या करना है? जो 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब है, वो 50 सेंटीमीटर पे बना दो। तो वी क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज और यू क्या होता है? जहाँ पर ऑब्जेक्ट है। बस। तो प्रेस बायोमिया में या फिर नियर पॉइंट के केस में जनरली जो यू होता है वो -25 होता है, मतलब 25 होता है और जो नया नियर पॉइंट होता है वो हमारा वी की तरह काम करता है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। चलो समझते हैं। मान लो एक प्रोजेक्टर है, एक प्रोजेक्टर है, समझ रहे? एक हमने एक प्रोजेक्टर लिया, ये एक स्क्रीन है जिस पे हमें इस प्रोजेक्टर को यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, समझो। अब मैं ये कह रहा हूँ ये जो प्रोजेक्टर है, इसका जो लेंस है, लेंस एडजस्टमेंट है वो खराब हो गया। लेंस एडजस्टमेंट खराब हो गया। वो ये कह रहा है ये सिर्फ 80 सेंटीमीटर पे ही फ़ोकस कर सकता है। 80 सेंटीमीटर पे फ़ोकस कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इमेज बनाने के लिए स्क्रीन को पीछे करना पड़ेगा, एक तरीका ये है। या फिर इसको पीछे करना पड़ेगा प्रोजेक्टर को। समझ लो एडजस्ट करना पड़ेगा। तभी जो इमेज आएगी वो क्लियर आएगी। तो आइस के केस में भी यही हो रहा है। वो 50 सेंटीमीटर पे साफ देख सकता है, उससे पहले वो कहीं भी साफ नहीं देख सकता। तो अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं उसकी इमेज उठा के 50 पे बना दूँ, बस। ठीक है, क्लियर हुआ? अब तो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलो, अभी हम समझते हैं प्रिज़्म। देखो प्रिज़्म से रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जनरली आता है एंगल ऑफ प्रिज़्म एंड डेविएशन से रिलेटेड कि डेविएशन कितना है? एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज़्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो ये वाला कांसेप्ट आता है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज़्म। दूसरा जो कांसेप्ट आता है वो आता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या आता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जिसमें कलर, वेवलेंथ ये सब आता है। तो मैं दोनों को
आपको क्लियर करा देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले समझते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हाट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज़ अ फेनोमेना इन व्हिच व्हेन अ व्हाइट लाइट passes through the prism is it's dispersed into its constituent colors। जब कोई सफेद रंग का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब इससे डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जब हम किसी स्क्रीन पर देखते हैं, तो हमें एक बैंड दिखाई देता है ये, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। ओके। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो एक जनरल डेफिनिशन थी। जनरल डेफिनिशन से आप समझो बहुत सारे रीज़न कि ऐसा हुआ क्यों? सबसे पहली बात, जो व्हाइट लाइट है, हमें पता है वो बहुत सारे कलर की वेवलेंथ से मिलके बनती है। ओके? और उनकी वेवलेंथ भी अलग होती है, एक चीज़, और उनकी वेलोसिटी भी अलग होती है। उनकी वेलोसिटी भी अलग होती है। समझ में आई बात? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेड लाइट की स्पीड अलग है, ग्रीन की अलग है, वॉयलेट की अलग है। सबकी स्पीड अलग-अलग है और इन्हें स्पीड अलग-अलग के कारण जब ये प्रिज़्म से गुजरती हैं, तो स्पीड और ज़्यादा कम हो जाएगी। जब कम होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है जिसकी पहले से कम थी वो और ज़्यादा कम हो जाएगी तो ज़्यादा डेविएट होगी, जिसकी थोड़ी-सी ज़्यादा थी वो कम डेविएट होगी। समझो इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूँ। एक सिंपल मैं आपको मेथड से बताता हूँ। प्रिज़्म छोड़ दो फिलहाल, एक चीज़ लेते हैं। मान लो ये कोई एक ग्लास है। नहीं बनाते, पीछे बनाते हैं। ये एक काँच है, काँच की दीवार है और सामने कोई बुलेट है। यहाँ पर एक कोई पिस्टल है यहाँ पर किसी के पास और उसने यहाँ से बुलेट फायर की। बुलेट जा रही है, जा रही है, जा रही है बहुत तेज़ स्पीड से, बहुत तेज़ और ग्लास पे जाके टकरा गई। क्या होगा? आपको पता है जैसे ही ग्लास में टकराएगी, इसकी जो वेलोसिटी है, वी डिक्रीज़ होगी। वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी। मैं 2 पाथ बनाऊँगा, आपको बताना है व्हिच कैन बी ट्रू। फर्स्ट एंड द सेकंड, व्हिच इज़ द मोस्ट पॉसिबल कंडीशंस। द कंडीशन 2 है ना? कंडीशन 2 ही तो हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे ही गोली इस ग्लास से टकराई, उसकी वेलोसिटी कम हो गई और वेलोसिटी कम होने के कारण वो क्या करती है? डिस्टेंस कम ट्रैवल करती है। ठीक है? अब समझते हैं बात को। एक गोली ऐसी है जिसकी वेलोसिटी पहले से ही थोड़ी-सी कम है। वो जा रही है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और धीरे से यहाँ टकराई। तो क्या होगा? मुड़ेगी तो ये भी सीधी तो जानी नहीं है। ये भी मुड़ेगी लेकिन थोड़ा-सा और ज़्यादा मुड़ जाएगी। हो सकता है रुक कर गिर ही जाए। ठीक है ना? समझ में आया? तो सेम चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं। अब अगर अलग-अलग कलर्स की लाइट इस प्रिज़्म से गुज़रती है, सभी की वेलोसिटी अलग-अलग है, तो जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे ज़्यादा डेविएट्स होगी और जिसकी सबसे ज़्यादा थी वो थोड़ा कम डेविएट्स होगी। इसी डिफरेंट वेलोसिटी के कारण ये सारी जो वेवलेंथ हैं, वो अलग-अलग हो जाती हैं। जो लाइट्स हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं और स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड इट, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, क्लियर हुआ? अब इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? इस फेनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं जी? रिफ्रैक्शन। ठीक है? भाई रिफ्रैक्शन ही तो हो रहा है, एक व्हाइट लाइट आ रही है, स्पीड चेंज हुई, मुड़ गई। ये हमने पढ़ा भी था रिफ्रैक्शन में क्या होता है? जब लाइट की रेज़ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, देयर शुड बी अ चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे जितने भी कलर्स की लाइट की सबकी वेलोसिटी अलग-अलग थी, फिर वो और भी चेंज हो गई, तो सारे कलर अलग-अलग हो गए। पहले एक साथ आए थे, फिर जब वेलोसिटी अलग हुई, सारे अलग हो गए, तो अलग से हमें कलर दिखने लगे। दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन एंड द फेनोमेना इज़ कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अच्छा लगा, समझ में आई बात? अब यहाँ पर एक चीज़ और, वेवलेंथ पे बात करते हैं। वेवलेंथ की अगर हम बात करें, तो वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेविएशन की। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा, डेविएशन उतना कम, ठीक है? और अगर वेवलेंथ कम है, डेविएशन उतना ज़्यादा। कुल मिला के सिंपल सा कांसेप्ट यहाँ भी वही है, भई वेवलेंथ अगर कम है, तो डेविएशन ज़्यादा होगा, वो जल्दी से मुड़ जाएगी और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है
तो वो जल्दी से नहीं मुड़ेगी, डेविएशन कम होगा। डेविएशन मतलब विचलन, अपने एक्चुअल पाथ से मुड़ना। एक्चुअल पाथ से मुड़ना क्या मतलब है कि यहाँ से सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा जाना चाहिए था, ऐसे मुड़ गई। ये चीज़ है। ओके, अभी पूरा समझा दूँगा कहाँ से है, कैसे है। क्लियर कांसेप्ट हुआ? तो हमें ये पता लग गया जो वेवलेंथ है और डेविएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब आप खुद से बताओ कि ये जो सबसे वाला नीचे वाला कलर है वो वायलेट है, ऊपर वाला रेड है, ठीक है? किसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है? एंगल ऑफ डेविएशन देख लो, रेड के लिए बस इतना है, वायलेट के लिए इतना है। एंगल ऑफ डेविएशन अपने हिसाब से देख लो डी और उसके हिसाब से वेवलेंथ बताओ, किसकी ज़्यादा किसकी कम? ओके, यस। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है और जो वायलेट की वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, दैट इज़ शॉर्टेस्ट होती है, समझ गए? और डेविएशन इसका अपोज़िट। अब एक फिनोमेना तो ये हो गई जिसमें हमने कलर कोडिंग पे बात की। अब दूसरी फिनोमेना इसको मैं इरेज़ करता हूँ। चलो इरेज़ भी क्या करना है, एक काम करेंगे, एक स्लाइड और ले लेते हैं। अब समझते हैं सिंपल रिफ्लेक्शन थ्रू द प्रिज़्म। प्रिज़्म बनाएँगे, प्रिज़्म क्या होता है? प्रिज़्म एक 3 रेक्टेंगुलर सरफेस से घिरा हुआ एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है। ये सरफेस है, ये एंगल ऑफ प्रिज़्म होता है, इसको हम बेस कहेंगे। तो बेस के सामने वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज़्म कहलाता है। ओके? ये एंगल ऑफ प्रिज़्म कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है प्रिज़्म हमारा कैसा है। ओके? अब इसका रे डायग्राम जो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, जो इंसिडेंट रे है वो इस तरह से आ रही है। ये, ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे। ओके? अब इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से टकराती है, वहाँ पर हम हमेशा एक क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं नॉर्मल। ये एक नॉर्मल हो गया, ठीक है? अब जैसे ही ये लाइट एयर से दूसरे मीडियम में जाएगी, हमें पता है ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, दैट इज़ सीधा जाने के बजाय ये मुड़ गई। किधर मुड़ी? नॉर्मल की ओर, समझ रहे हो ना? जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन ये डेविएट्स हो गई, जानी तो ऐसे चाहिए थी सीधे, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो गई, डेविएट हो गई किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। ओके, अब फिर ये रुकनी तो है नहीं, रुकनी तो है नहीं, इधर जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो दूसरी साइड से जब ये प्रिज़्म के बाहर निकल रही है, तो हमें पता है ये जो मीडियम है अंदर वाला प्रिज़्म वाला, वो डेंस मान सकते हैं, बाहर एयर है, तो रेयर मान सकते हैं। तो जैसे ही ये जाएगी नॉर्मल से दूर हटते हुए जाएगी। ओके? तो अगर मैं इसमें भी नॉर्मल खींचूँ, तो अब की बार ये दूर हट गई। हट गई कि नहीं? ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ये हमारा प्रिज़्म वाला डायग्राम है। अब इसमें हमारे 2-3 चीज़ें हैं, जो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आता है एंगल ऑफ डेविएशन। देखो, ये हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारी ग्रीन वाली है वो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रिफ्रैक्टर रे है और जो ये ब्लू वाली है, वो हमारी इमर्जेंट रे है। ओके? ये वाला एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है? जनरली हम कभी-कभी एंगल E को भी एंगल I2 मान लेते हैं, I1 और I2 भी मान सकते हैं, ठीक है? समझ गए? अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? देखो ये एक येलो लाइन दिख रही है ये, इस लाइन से और इमर्जेंट लाइन के बीच का जो एंगल है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। पीछे देखोगे और आगे देखो बराबर ही आएगा, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, समझ गए? बस इसी का सारा खेल है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा लग रहा है, समझ में आया? थोड़ा-सा आप ज़ूम कर सकते हैं, इसे मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, ज़ूम कर सकते हैं आप। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाँ, फ़ॉर्मूले मैं आपको अभी बता दूँगा, फिलहाल क्वेश्चन करते-करते देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, "ए लाइट रे इज़ इंसिडेंट ऑन ए प्रिज़्म विद अ प्रिज़्म एंगल ऑफ 60 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 40 डिग्री, द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज़ 50 डिग्री, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन?" देखो भाई, एंगल ऑफ डेविएशन का फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ, सॉल्व कर लेना खुद। एंगल ऑफ डेविएशन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? I प्लस E माइनस A, बस इतना सा एक फ़ॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन का, अगर आपको सिर्फ एंगल्स दिए हैं। जहाँ I इंसिडेंट
एंगल है, दैट इज़ 40 डिग्री हियर, ओके। और जो हमारा इमर्जेंट एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, वो हमारा ई है, दैट इज़ 50 डिग्री हियर एंड एंगल ए इज़ 60 डिग्री। तो आपको डेल्टा बताना है। डेल विल बी आई प्लस ई माइनस ए। जल्दी से बता दो कितना आ रहा? वेरी गुड, इट इज़ 30 डिग्री, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए प्रिज्म हैज़ एन प्रिज्म एंगल ऑफ 45 डिग्री, ए बराबर कितना दिया? 45 डिग्री दे दिया। इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री, डेल्टा एम बराबर कितना दे दिया? 30 डिग्री। ध्यान दो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हो या कितना भी हो, बात एक ही है। अगर मिनिमम लिखा है तो डेल्टा एम करके लिख लो, और अगर नहीं दिया है तो डेल्टा लिख लो, बात एक ही है डेल्टा से। मिनिमम का मतलब क्या होता है? जनरली रेड लाइट के लिए, और मैक्सिमम मतलब वायलेट लाइट के लिए। लेकिन यहाँ लाइट का मतलब नहीं है, क्योंकि दे नहीं रहे कौन से कलर के, कलर नहीं दे रहे, तो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, डेविएशन ही है। ओके, 30 डिग्री। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल? हमें बताना है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सबसे अच्छा है। अब इसका फॉर्मूला आपने याद भी कर रखा होगा, दैट इज म्यू इज इक्वल साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू। ये आपने याद भी कर रखा होगा, यही फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, अगर आपको दो चीजें दी हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड मिनिमम डेविएशन। तो जल्दी से इसे निकाल दो, सॉल्व कर लो। करें? चलो, वैल्यू रखते हैं। म्यू इज इक्वल साइन ए प्लस डेल एम, दैट इज 45 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन 30 डिवाइडेड बाय 2। 30 45 45 45 डिवाइडेड बाय 2, ए बाय 2 है ना इसलिए। तो ये कितना हो गया ऊपर? साइन 75 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन 22.5, 45 डिवाइडेड बाय 2 20.5। अब ऐसे ही ऊपर आ गया 37.5 डिग्री अपॉन साइन 22.5 डिग्री। अब इनकी अगर वैल्यू दे रखी है तो हमारा आंसर आ जाएगा, अदरवाइज यही हमारा म्यू आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा आया? ए। ए इज द करेक्ट आंसर। देखो वैल्यू नहीं दे रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वैल्यू दे रखी है तो वैल्यू रख के हम इनके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए प्रिज्म विद अ प्रिज्म एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अंडर रूट 2, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट मिनिमम डेविएशन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस बार इन्होंने क्या पूछा, देखो प्रिज्म एंगल दे रखा है 60 डिग्री का, ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज म्यू दे रखा है अंडर रूट 2। इन्होंने पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ एट मिनिमम डेविएशन, एंगल आई बताना है। आई बराबर कितना? अब भाई आई कहाँ से आएगा? सुनो ध्यान से, आई जो होता है ना, वो जो फॉर्मूला भी लिखा था उसी में होता है। मैं आपको बता दूं, म्यू इज इक्वल क्या होता है, हमने अभी लिखा था साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, यही तो है। ठीक है, तो अब यहां से ध्यान दो, ये जो आई होता है वो बराबर होता है ए प्लस डेल एम बाई टू के, ये होता है। आई बराबर क्या होता है? ए प्लस डेल एम बाई टू। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं म्यू इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन ए बाई टू? भाई ये जो ए प्लस डेल एम बाई टू है वो आई के बराबर है, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ पे आई नहीं है तो ए प्लस डेल एम बाई टू लिखा हुआ है, और अगर ए प्लस डेल एम बाई टू लिखा है हम साइन आई में बदल सकते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ साइन आई बराबर सिर्फ रह जाता है म्यू इंटू साइन ए बाई टू, और अगर मैं इनकी वैल्यू रख दूं तो साइन आई बराबर म्यू की वैल्यू अंडर रूट टू साइन ए बाई टू, दैट इज साइन 60 बाई टू। साइन आई इज इक्वल अंडर रूट टू इंटू 60 बाई टू, दैट विल बी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? अंडर रूट टू इंटू वन बाई टू। वन बाई टू से वन बाई टू कट गया, अब अंडर रूट टू से वन बाई टू को हम काटेंगे तो नीचे बच जाएगा रूट टू। तो साइन आई बराबर क्या आ जाएगा? वन अपॉन रूट टू। साइन आई बराबर आ गया साइन 45, और आई बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दे दिया था मुझसे पहले, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक फॉर्मूला ये भी पता लग गया कि अगर हमें म्यू दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। ठीक है, और आई दे रखा है तो डायरेक्ट हम म्यू निकाल सकते हैं। अच्छा लगा? समझ में आई? कोई दिक्कत?
नहीं, समझ गए? अच्छा एक चीज़ और आई थी माइंड में, यहाँ से बता दूँ। ओके, अभी हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था, इसे थोड़ा-सा अलग से लिखना, ध्यान से समझना। अभी हमने एक फ़ॉर्मूला पढ़ा था दैट इज़ डेल इज़ इक्वल आई प्लस ई बाय ई माइनस 1, यही तो पढ़ा था? और एक फ़ॉर्मूला ये है आई इज़ इक्वल ए प्लस डेल एम। तो क्या मैं ये डिवाइड बाय 2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 2i बराबर a प्लस डेल m? हाँ या ना? आई 2i बराबर a प्लस डेल m, तो डेल m दैट इज़ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी 2i माइनस a, ये भी फ़ॉर्मूला हो सकता है, हाँ या ना? ओके, तो क्या इस वाले फ़ॉर्मूले को दैट इज़ फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को कंपैरेटिवली करके मैं ये कह सकता हूँ इन सच केस i बराबर e है। ऐसे केसेस में i बराबर e है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल है एंगल ऑफ इमर्जेंस के। अच्छा लगा जान के? सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ना पूछ के वो पूछता है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो वो आई के बराबर होता ना होता? तो वो भी हमें पता लग गया, समझ गए? तो अगर एंगल ऑफ इमरजेंसी वो पूछ लेगा इससे सेम फॉर्मूले से, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिज़्म एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R1 एंड द सेकंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R2 इनसाइड द प्रिज़्म? अब ये कहाँ से आ गए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था डायग्राम बना के भी कि एंगल ऑफ जो आते हैं रिफ्लेक्शन के वो 2 आ सकते हैं। ओनली इन सच अ केस जब आप ये मान के चलें, ठीक है? जैसे ये नॉर्मल है अगर n और n डैश, तो ये R1, और अगर हम ये माने m और m डैश, तो ये R2, ये होता है। अब ये और एंगल A में क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। जी, आपने आंसर दिया क्या? A? ओके, बट मेरे हिसाब से जो आंसर है वो है B। A इज़ इक्वल R1 प्लस R2, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसका रीज़न भी है। हाँ, बिल्कुल सही। देखो, रीज़न ये है, आप खुद देखो, अगर हम R1 माइनस R2 करेंगे, तो हमें इतना बड़ा एंगल, या अगर ये छोटा भी है ना, तब भी नहीं मिल सकता, तब भी नहीं मिल सकता। इट विल बी सम ऑफ R1 प्लस R2। ओके, क्लियर हो गया? चलो खैर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज़ ट्रू फॉर द मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज़्म? देखो भाई, ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये मैं कहता हूँ यूपी टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट ये होते हैं, जिनमें ऐसी चीज़ें आती हैं कि क्या कंडीशंस है, जिनमें बहुत सारे स्टेटमेंट दे देते हैं, फिर एक सिलेक्ट करना होता है, व्हिच इज़ नॉट करेक्ट, व्हिच इज़ नॉट इनकरेक्ट, इस तरह की जो चीज़ आते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें से इन्होंने पूछा, प्रिज़्म से न्यूनतम विचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी शर्त सत्य है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस, यस, बिल्कुल सही, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सही बताया इन्होंने वही है। देखो, पहली बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस देन द एंगल ऑफ इमर्जेंस। अगर इंसिडेंस इमर्जेंस से कम होगा, तो डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ ग्रेटर देन एंगल ऑफ इमर्जेंस, तब भी डेविएशन होगा, तब भी डेविएशन होगा, भले ही कम हो। तो केवल एक केस होता है मिनिमम का, कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होना चाहिए, तब जो डेविएशन होगा बहुत ही कम होगा। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको पता लग गया ना मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, एंगल आई शुड बी एंगल ई, इंसिडेंस एंगल इमर्जेंस एंगल के बराबर होना चाहिए। एक कंडीशन और है, जो हमारा रिफ्लेक्टिव एंगल है दैट इज़ R1, वो R2 के बराबर होना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू R, ये R के बराबर होना चाहिए, मतलब कि दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। पक्का क्लियर हुआ? ठीक है। थर्ड कंडीशन एक और है। थर्ड कंडीशन इज़ दैट रे इनसाइड द प्रिज्म, द रे इनसाइड द प्रिज्म शुड बी पैरेलल टू द बेस। जो इनसाइड रे है, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, वो बेस के पैरेलल होनी चाहिए। अगर ये 3 अच्छी कंडीशंस हैं, तो जो एंगल होगा डेविएशन का वो सबसे कम आएगा, दैट इज़ कॉल्ड द मिनिमम डेविएशन कंडीशन। समझ गए? अच्छा लगा? ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगली बार से इन 3 में से कोई भी आ जाए तो आप करके आ जाना, गलत मत करना। ठीक है? अच्छा लगा?
तो फ्रेंड्स प्रिज्म से रिलेटेड जितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको करा दिए। बाकी ये है फ़ॉर्मूला अलग होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होती है, मतलब फ़ॉर्मूला सेम रहता है, बदल जाता है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू अलग होती हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। व्हेन द व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म व्हिच कलर डेविएट्स द मोस्ट एंड व्हाई? जल्दी से बताओ कि जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, तो सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग कौन-सा है और क्यों? सेकंड, यस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, वायलेट। सबसे ज़्यादा डेविएट्स कौन-सा होता है? वायलेट होता है एंड इट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, हमें पता है शॉर्टेस्ट अगर वेवलेंथ जितनी कम है, डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, डेविएशन उतना कम होगा एंड दिस कंडीशन फॉर वायलेट एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज़ फॉर रेड। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कलर फ्रॉम लीस्ट डेविएटेड टू द मोस्ट डेविएटेड व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म? निम्नलिखित में से कौन-सा प्रिज्म से सफेद प्रकाश गुजरने पर कम से कम विचलित से सबसे अधिक विचलित रंगों का सही क्रम है? अरे ये तो बहुत ईज़ी है। रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन वायलेट। ओके, दैट इज़ ROYGBIV, ये है। उल्टा बोलो तो विबग्योर, ठीक है? सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये है। तो रेड क्योंकि सबसे कम विचलित होता है, लीस्ट डेविएटेड है और जो वायलेट है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेविएटेड है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म अकर्स बिकॉज़ प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन द वैक्यूम। प्रकाश के विभिन्न रंगों की निर्वात में गति भिन्न-भिन्न होती है। पहली चीज़, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज सेम फॉर द इज द सेम फॉर ऑल द कलर्स। प्रिज्म सामग्री का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए समान होता है। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन द प्रिज्म मटेरियल। प्रकाश के विभिन्न रंगों की प्रिज्म सामग्री में गति विभिन्न होती है। द प्रिज्म रिफ्लेक्ट्स डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट एंगल्स। प्रिज्म विभिन्न रंगों को विभिन्न कोणों पर परावर्तित करता है। विच इज द मोस्ट सुटेबल आंसर? वर्ण विक्षेपण का कारण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का रीजन बता चुका हूँ, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए था। सी या डी में से? देखो भाई, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, डिस्पर्जन का मेन रीजन है रिफ्लेक्शन, मैंने आपको समझाया था। डिस्पर्जन का सिर्फ एक ही रीजन है, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का सबसे बेस्ट जो रीजन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी व्हेन passes from one medium to another। ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा एंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर की अलग अलग स्पीड होती है तो अलग अलग हो जाता है डिस्पर्जन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अब पहली बात, पहले वाला क्यों नहीं है? डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट स्पीड इन द वैक्यूम, गलत। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम। सेम स्पीड इन वैक्यूम, चाहे किसी भी कलर की लाइट है अगर वैक्यूम या एयर में है तो उसकी स्पीड सेम होती है। केवल मीडियम चेंज करने पे अपवर्तनांक, किसी भी अपवर्तनांक वाले मीडियम में जाने पर ये कंडीशंस होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, फिर है बी ऑप्शन, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल इज सेम फॉर द ऑल कलर। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सभी कलर के लिए जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होता है, तभी तो अलग अलग रेस अलग अलग तरीके से डेविएट होती हैं। नेक्स्ट, प्रकाश के विभिन्न रंगों के प्रिज्म सामग्री में गति विभिन्न होती है, बता दिया मैंने, यही कारण है। और प्रिज्म विभिन्न रंगों को विभिन्न कोणों पर परावर्तित करता है। देखो, अब ध्यान से सुनना। परावर्तित करने का क्या मतलब होता है? परावर्तित, परावर्तित तो होता है वापस भेजना। प्रिज्म वापस नहीं भेजता, प्रिज्म से अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता। समझ गए? इसलिए स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट। परावर्तित तो होता ही नहीं, अपवर्तन होता है। ओके, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये तो बता दो, हाउ डज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा
to the of the light passing through a prism relates to its wavelength. प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का विचलन कोण उसकी तरंग दैर्ध्य से कैसे संबंधित है? कौन सा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इंडिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट फॉर द चैप्टर ऑफ लाइट, चैप्टर ऑफ ऑप्टिक्स, चैप्टर ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, डिफेक्ट ऑफ विजन, लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड ऑल। द लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बता दो। एक प्रिज्म सफेद प्रकाश को उसके घटक रंगों में मुख्य रूप से किसके कारण फैला पाता है? फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन एंड द डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द वेवलेंथ, तीसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और चौथा है डिफ्रैक्शन। सो दिस इज द बी इज द मोस्ट करेक्ट आंसर, अपवर्तन। पहली बात तो अपवर्तन, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, लाइट की स्पीड चेंज हो गई एंड जो लाइट की स्पीड है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अलग-अलग वेवलेंथ के लिए अलग-अलग होता है, वो सारी की सारी वेव्स अलग हो जाती हैं, कलर्स अलग हो जाते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन प्रिज्म से नहीं होता, जनरली कंडीशन हम पढ़ते भी नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्शन होता है तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जिसके लिए मैंने बताया था कि एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल आई एंगल सी से ज्यादा होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और बात करते हैं डिफ्रेक्शन की, विवर्तन। विवर्तन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर। और अगला चैप्टर वे ऑप्टिक्स, जिसमें हम यही पढ़ेंगे। सो मिलते हैं वही, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग माय क्लास। ये वाले नोट्स जो आज बनाए हैं, जी बिल्कुल अभी कर देंगे। और बताइए, और वीडियो रिकॉर्डिंग में है, वीडियो थोड़ी देर बाद आ जाती है, रिकॉर्डिंग मतलब एकदम नहीं आती, थोड़ी देर बाद आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, उसे नेमिंग कर दूँगा, मैं कर रहा हूँ। आज मैंने सभी जो पुरानी वीडियोज़ थी सबका नेम लिख दिया है, इसका भी जब ये आ जाएगी तब लिख दूँगा, ठीक है? नोट्स में इसके अपलोड कर रहा हूँ, ओके? थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग माय क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।